नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, 12th एग्रीकल्चर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आपको मालूम होगा। और ये आपकी एग्रीकल्चर की आज की ये क्लास हम लेकर आए हैं जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन से है। क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट का नाम है। और आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे फसलों की खेती फर्स्ट। ये चैप्टर आपका नए ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा, यानी 5 नंबर का प्रश्न एक आपकी इस चैप्टर से बनेगा। तो बच्चों, इसमें हमारी धान एवं मूंग की खेती में लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है आपके एग्जाम के पर्पज से, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा तथा हर पॉइंट को आप अच्छी प्रकार से समझिएगा। और फसलों से किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, वो बिल्कुल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो तो लास्ट तक जुड़िएगा हमसे, ठीक है ना बच्चों। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चों। चलिए, अब आपका बिल्कुल ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे धान की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिएगा। बच्चों, मैंने वो सभी बिंदु लिए हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो सभी बिंदु लिए हैं। तो एग्जाम में इतने पूरे बिंदु नहीं पूछे जाएंगे, 4 से 5 बिंदु आपके इनमें से पूछे जाएंगे। 12 मैंने इसमें पॉइंट लिए हैं, 12 में से आपके 5 नंबर का पूछा जा रहा है। तो 5 पॉइंट इनमें से कोई से भी आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। धान की खेती इस प्रकार से पूछी एग्जाम में जाती है, तो इनको हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग, देखिए सबसे पहला आपका बिंदु है वानस्पतिक नाम एवं कुल। तो इसके बारे में ही हम लोग बात कर लेते हैं। फिर उत्पत्ति स्थान है, जलवायु है, भूमि एवं भूमि की तैयारी, उन्नतशील किस्में, खाद एवं खाद उर्वरक है, बीज दर है, बुवाई का समय, सिंचाई, कीट एवं रोग, उपज और आर्थिक महत्व। इतने सारे पॉइंट हमने लिए हैं, इनमें से 5 पॉइंट आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 बिंदु की, और सबसे पहला बिंदु है आपका वानस्पतिक नाम। तो बच्चों, धान का जो वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, सब लोग जानते हैं। धान का बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा है। विशेष याद रखें आप लोग बॉटनिकल नेम, धान का बॉटनिकल नेम क्या है, ओराइजा सटाइवा। ये आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें कुल की, तो कुल है आपका ग्रेमनी या पोएसी। ये आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपको एक चीज़ अच्छी प्रकार से मालूम होगी कि जो आपके अनाज वाली फसलें हैं ना, उन सभी का जो कुल होता है वो होता है आपका ग्रेमनी या पोएसी। देखो, ग्रेमनी पुराना नाम है और पोएसी इसका नया नाम है, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करें, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका उत्पत्ति स्थान की, यानी ओरिजिन पूछा जाता है। तो ओरिजिन आप लोग याद रखेंगे इंडिया या दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। धान का जो उत्पत्ति स्थान है इंडिया माना जाता है या दक्षिण पश्चिम एशिया, इनमें से आप एक दो लिख आ सकते हो एग्जाम में। अच्छा, एक बात याद रखें, वैसे जो सबसे पहले धान मिला था हमारे देश में वो आपका कहाँ मिला था, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये जले हुए चावल मिले थे। कैसे चावल मिले थे, जले चावल सबसे पहले इंडिया में ही आपके मिले थे, थोड़ा सा यूपी में मिले थे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके बिंदु की, और नेक्स्ट बिंदु है आपका भूमि। भूमि की हम लोग बात करें बच्चों, भूमि तो धान के लिए कैसी भूमि चाहिए। देखिए, धान के लिए वैसे तो सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है। जी हाँ, धान के लिए वैसे तो हम सभी प्रकार की भूमि में उगा सकते हैं, लेकिन अच्छे जीवांश पदार्थ वाली चिकनी दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 4 से 6 के मध्य हो, वह मिट्टी आपकी धान के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। याद रखिएगा, धान के लिए वैसे तो सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे जीवांश पदार्थ वाली चिकनी दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 4 से 6 के मध्य हो, वो इसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इसमें धान की फसल हम इस मिट्टी में सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, चिकनी दोमट मिट्टी में, ठीक है। यदि हम आगे बात करें भूमि की तैयारी की बच्चों, भूमि की तैयारी की यदि बात करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक जुताई मिट्टी पलट हल से, मिट्टी पलटने वाले हल से करना है, तथा 2-3 जुताई देसी हल से करके और भूमि को भुरभुरा बना के पाटा लगाकर इसको लगाकर कर लेना, पाटा लगाकर खेत को समतल बना लेना चाहिए। ये अपन को करना है भूमि की तैयारी में। क्या करना है, एक जुताई तो करना है मिट्टी पलटने वाले हल से, और 2-3 जुताई आपकी क्या करना है, देसी हल से करके भूमि में पाटा लगाकर उसको समतल बना लेना है, ठीक है ना। भूमि की तैयारी हो गई। इसके बाद यदि हम लोग आगे बात करें जलवायु की, नेक्स्ट आपका जो बिंदु है वो है जलवायु। देखिए बच्चों, जलवायु में किस प्रकार से आपका कैसी जलवायु चाहिए सब लोग जानते हैं वैसे तो,
एक चीज़ आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि जो आपकी धान की फसल है ये खरीफ ऋतु की फसल है। आपको पता है 3 सीज़न होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। और जो धान की फसल है वो खरीफ सीज़न की फसल है, ठीक है ना। तो इसके लिए जलवायु यदि चाहिए तो इसके लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु? गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। कितनी? वहाँ पर वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। वहाँ पर हम इस धान को आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है जलवायु में कि धान जो है कौन सी जलवायु का पौधा है, तो गर्म एवं नम जलवायु का पौधा है। कितनी वार्षिक वर्षा होना चाहिए? तो 75 से 100 सेंटीमीटर। वहाँ पर हम लोग धान को क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी प्रकार से उगाया जा सकता है, ठीक है। तो आपकी भूमि की तैयारी, भूमि और जलवायु आपके कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके बिंदुओं की ओर। नेक्स्ट बिंदु है आपका उन्नतशील जातियाँ। बच्चों इसका एक ही चीज़ है कि उन्नतशील जातियाँ अपन को याद करनी होती हैं। बहुत सारी वेराइटियाँ हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपकी कौन कौन सी वेराइटी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए जया है, माधुरी है, सीता, नरेंद्र, गोविंद, रत्ना, क्रांति, कावेरी, साकेत 4, IR 8, IR 36, इतनी सारी वेराइटियाँ हैं। एग्जाम में आपको लिखने के लिए कम से कम 5 से 6 वेराइटियाँ जरूर याद होना चाहिए। और अगर यदि पूछी जाती हैं एग्जाम में तो आप 5 वेराइटियाँ बच्चों ज़रूर लिख के आएँ, ठीक है ना। तो उन्नतशील जातियों का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, कोई चीज़ समझने वाली बात नहीं है इसमें। यदि आपको याद है तो आप एग्जाम में अच्छी प्रकार से लिख आते हैं, यदि आपको याद नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आप इनको जरूर थोड़ा सा याद कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। खाद उर्वरक अलग अलग चीज़ होती है, खाद अलग होती है, उर्वरक अलग चीज़ होती है। खाद सब लोग जानते हैं, जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, केंचुआ की खाद है। उसी प्रकार उर्वरक क्या होता है? DAP है, आपका यूरिया है, ये सब क्या होते हैं? आपके उर्वरक होते हैं। ये चीज़ को बार अच्छी प्रकार से आप लोग जानते होंगे। तो देखिए आप लोग, धान के लिए 200 कुंटल गोबर की खाद बुवाई से 1 महीने पहले अपन को क्या करना है? खेत में डालना है। बुवाई से कितने महीने पहले? 1 महीने खेत में, आप 1 महीने पहले खेत में डालना है। क्यों डालना है 1 महीने पहले? क्योंकि वो अच्छी प्रकार से जो है किस में मिल जाए? आपकी भूमि में अच्छी प्रकार से मिल जाए। ये तो आपकी बात हुई खाद की। यदि हम बात करें उर्वरक की, तो उर्वरक कैसे देना है देखिए आप लोग। बच्चों 120 किलोग्राम तो नाइट्रोजन चाहिए, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। मतलब 1 हेक्टेयर में हम लोग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम ही हम लोग किसकी मात्रा देते हैं? पोटास की मात्रा देते हैं, ठीक है ना। अब इस जो मात्रा है उनको कैसे कैसे हमें देना है वो चीज़ आप लोग सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए आप लोग कि जिसमें नाइट्रोजन की तो हमें आधी मात्रा देनी है, तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अपन को कब देनी है? एक खेत में आपको बुवाई के समय ही दे देनी है। मतलब जब हम किसी बीज की धान की बुवाई कर रहे हैं ना, उसी समय हमको ये नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा हमको बुवाई के समय। अब बची शेष नाइट्रोजन। अब जो शेष नाइट्रोजन बच रही है ना, उसकी मात्रा को 2 से 3 बार में, कितनी बार में? 2 से 3 बार में क्या करना है? छिड़क करके खड़ी फसल में दे देना चाहिए। खड़ी फसल में क्या करना है? छिड़क कर 2 से 3 बार में दे देना चाहिए। तो बच्चों खाद उर्वरक किस प्रकार से कितनी कितनी मात्रा कैसे कैसे देना है, पूरा चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके बिंदु की ओर। बच्चों आगे बात करें हम बीज दर की। देखिए आप लोग सीड रेट की बात करें तो हम धान को 3 प्रकार से बो सकते हैं। पहली है छिड़कवा विधि। छिड़कवा विधि से हम लोग जो बीज की मात्रा चाहिए 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर बराबर 4 बीघा होता है, इस चीज़ को आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो 1 हेक्टेयर में लगभग 120 से 150 किलोग्राम हमको क्या देना है? बीजों की मात्रा लेना है। छिड़कवा विधि से यदि छिड़क कर बो रहे हैं तो सीड ड्रिल से 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और यदि रोपाई विधि से कर रहे हैं तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें बीज की आवश्यकता होती है। तो बीज दर आप थोड़ा सा याद ज़रूर रखिएगा। बात करें हम लोग आगे तो बुवाई का समय। देखो बुवाई का समय 15 जून से 15 जुलाई। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा बच्चों, अगर यदि आप धान की फसल पढ़ लेते हैं तो आपको आने वाली जो भी फसल हैं उनको पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी, उनको समझने में कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आपको सभी में सेम टू सेम भी मिलेंगी, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो बुवाई का समय क्या है? 15 जून से 15 जुलाई के मध्य। क्योंकि खरीफ की फसल का जो बुवाई का समय होता है ना, वो क्या होता है? 15 जून से 15 जुलाई के मध्य। और यदि कोई रबी की फसल हो तो उसकी बुवाई का समय क्या होता है? सबको पता होगा, रबी की फसल की जो बुवाई का समय होता है वो होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं खरीफ ऋतु की फसल की, ठीक है। अब बीज उपचार की बात करें। देखिए बीज उपचार में क्या करते हैं? धान के बीजों को उपचारित करने के लिए कैप्टान एथायराम, ये दवाओं के नाम याद रखना।
कैप्टान थायराम फफूंदनाशी दवा का प्रयोग करते हैं। कैप्टान थायराम फफूंदनाशी दवा का प्रयोग करते हैं और बीजों को उपचारित करने के लिए, जी हाँ, बीजों को उपचारित करने के लिए 2-3 ग्राम दवा मात्रा लेंगे। दवा की मात्रा कितनी? 2 से 3 किलोग्राम। और प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, मतलब 1 किलो बीज के लिए कितनी आपकी फफूंदनाशी दवा चाहिए? 2 से 3 ग्राम दवा। और उस हिसाब से हम बीज को क्या कर लेंगे? उपचारित करते हैं। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा कि धान की बीजों को किस प्रकार उपचारित किया जाता है। कैप्टान एंड थायराम जो भी फफूंदनाशी दवा है उनका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? 2 से 3 ग्राम मात्रा लीजिए दवा की, फफूंदनाशी दवा की, और 1 किलोग्राम बीज लीजिए और फिर से उससे अच्छी प्रकार से हम लोग उपचारित कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे बच्चों नेक्स्ट आपके बिंदुओं की ओर। नेक्स्ट है हमारा सिंचाई। तो सब लोग जानते हैं धान के लिए खेत में पानी भरा होना अति आवश्यक है। ये बात तो सब लोग जानते ही होंगे। बच्चों धान की फसल खरीफ ऋतु की फसल है। वैसे कौन सी ऋतु की फसल है? खरीफ ऋतु की। अब आपको पता होगा खरीफ सीजन कब से स्टार्ट होता है? 15 जून से 15 जुलाई के मध्य बुवाई की जाती है। तो खरीफ का जो सीजन स्टार्ट होता है आपका तब से जून से स्टार्ट होता है और आपका जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता है। तो उस समय क्या होता है? उस समय बारिश होती है, पानी बरसता है आपका। तो क्या सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी होगी कि धान खरीफ ऋतु की फसल है, इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पानी बरसता है। लेकिन लंबा सूखा पड़ने पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर देना चाहिए। मान के चलिए पानी नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई, तो क्या करना चाहिए? जितना भी पानी की ज़रूरत है आवश्यकता अनुसार खेत में पानी दे देना चाहिए। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है कि धान की फसल खरीफ ऋतु की फसल है। इसके लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बारिश होती है। और यदि बारिश नहीं होती है तो आवश्यकता अनुसार खेत में हमको क्या करना है? पानी की मात्रा दे देनी है। ठीक है, बात करते हैं आगे हम 11वें पॉइंट कीट की। तो बच्चों कीट बहुत सारे लगते हैं। तना छेदक है, गंदी बग है, आर्मी वार्म है, दीमक है। ये आपके किस में? ध्यान रखें, ये आपके धान में लगने वाले प्रमुख कीट हैं। आर्मी वार्म, दीमक, तना छेदक जो भी हैं इनको याद रखना। अब इनकी नियंत्रण की यदि हम लोग बात करें, नियंत्रण किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं? देखिए कीटों का नियंत्रण करने के लिए आप लोग क्या करना है? इंडोसल्फान 35 सीसी या डीडीटी या बीएचसी या हेप्टाक्लोर, बहुत सारी दवाओं के नाम मैंने दे रखे हैं साथ में क्योंकि आपको याद रहे। आप एक दवा का नाम लिख के आ सकते हो एग्जाम में। तो इनमें से किसी एक की मात्रा लेकर के 1 से 1.5 लीटर हमको मात्रा लेना है। 800 से 1000 लीटर पानी में उसको घोलना है और उसको घोल करके फिर क्या करना है? प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसे हमको खेत में छिड़क देना है। समझ में आई बात कि नहीं आई? याद रहे आपको कीटों के नाम तक। कीटों का यदि नियंत्रण पूछा जाए तो इनमें से दवा कोई सी भी दवा लेना, चाहे इंडोसल्फान कह सकते हो या डीडीटी, जो भी दवा है। तो इनमें से किसी एक दवा को 1 से 1.5 लीटर मात्रा लीजिए और उसको फिर 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लीजिए। घोलने के बाद उसको फिर आपके खेत में क्या कर दीजिए? स्प्रे कर दीजिए, जिससे इतने होने वाले जो कीट हैं उनका क्या हो सकता है? कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु है बच्चों वो है आपका रोग का। तो रोग इसमें आपका सबसे पहला रोग है झुलसा। झुलसा रोग को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है बच्चों। यह रोग पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक से होता है। यह रोग किसके द्वारा होता है? पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के कारण क्या होता है? धान की फसल झुलस कर नष्ट हो जाती है। जी हाँ बच्चों, झुलसा रोग बड़ा खतरनाक रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो कवक होता है ना, पायरिकुलेरिया ओराइजी जिसका नाम है, इस रोग के कारण क्या होता है? धान की जो फसल होती है ऐसा महसूस होता है कि इसमें आग लग गई हुई, मतलब झुलसी हुई महसूस होती है, ऐसा हमको दिखाई देती है और वो झुलस करके क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है इस रोग के कारण। अच्छा, दूसरा रोग कौन सा है? ब्राउन स्पॉट। इसको हम लोग भूरा धब्बा बोलते हैं हिंदी में। ब्राउन स्पॉट जो रोग है, यह रोग भी कवक के कारण फैलता है। इसके कारण क्या होता है कि धान की जो पत्तियां हैं उस पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। उस पर क्या पड़ जाते हैं? भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। बच्चों तीसरा जो रोग है वो है धान का कंडुआ रोग। धान का कंडुआ रोग धान में ये भी आपके कवक के द्वारा फैलने वाला, फंगस के द्वारा फैलने वाला रोग है। और इस रोग में भी क्या होता है बच्चों? इस रोग के कारण धान की बालियों में काला चूर्ण बन जाता है। जी हाँ, दाने की जगह क्या बन जाता है? काला चूर्ण। आपको विशेष याद होना चाहिए। तो ये हैं आपके धान में लगने वाले प्रमुख रोग। यदि हम इनके नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण कैसे करेंगे? तो ध्यान रखें, इन रोगों के नियंत्रण के लिए
डाइथेन Z78 या डाइथेन ZM45 यानी जिनेब या मिनेब, ये दोनों दवाओं के नाम होते हैं जिनेब या मिनेब, इन फफूंदनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। जी हाँ, डाइथेन M45 और डाइथेन Z78 दवा हैं, इनके हम छिड़काव करने से इन रोगों पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। तो बच्चों, आपको पता चल गया कि आपके ये रोगों का नियंत्रण कैसे होगा। ठीक है, तो रोग हो गए। इसके बाद आपका जो आता है, इसके बाद एक और रोग है चौथा, वो देख लीजिए, धान का खैरा रोग। धान का खैरा रोग, इसको तो सब जानते होंगे। यह रोग धान की फसल में जिंक की कमी से लगता है। किसकी कमी से लगता है? जिंक की कमी से होता है। और इस रोग के कारण नर्सरी अवस्था में धान की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बाद में वो बेकार हो जाती हैं, मतलब सूख जाती हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखें, धान का जो खैरा रोग है किसकी कमी से लगता है? जिंक। जिंक क्या है? जिंक एक पोषक तत्व है जो कि भूमि में पाया जाता है और हमारे देश की भूमि में जिंक की कमी पाई जाती है। जब जिंक की कमी पाई जाती है तो धान में एक रोग हो जाता है जिसका नाम आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए, खैरा रोग। ठीक है। अब ये नियंत्रण की यदि हम लोग बात करें तो नियंत्रण कैसे करेंगे आप इस रोग का? तो नियंत्रण के लिए 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जी हाँ 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट, याद रखिएगा, जिंक सल्फेट आपका जो पाउडर आता है उसका उपयोग करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। तो हम इस प्रकार से धान का जो खैरा रोग है इसका कंट्रोल पा सकते हैं। अब यदि आगे बात करें उपज की, तो उपज कितनी होती है? देखिए 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर। अगर उन्नतशील जातियां बोते हैं तो 50 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर तक हमको उपज प्राप्त होती है। ध्यान रखें, जनरली 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यदि हम लोग उन्नतशील जातियां, बेहतरीन वाली जातियां यदि बोएं तो लगभग 50 से 60 कुंटल तक उपज प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो उसकी उपज भी अपन को अच्छी प्रकार पता चल गया। अब बात करेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट आपके आर्थिक महत्व की। आर्थिक महत्व की यदि हम लोग बात करें बच्चों, आर्थिक महत्व का मतलब होता है ये जो धान की फसल है, धान क्या काम आता है? देखिए आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, चावल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। इस चीज़ को सब लोग जानते हैं कि धान से चावल बनता है और चावल का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में या खाने के रूप में करते हैं। बच्चों इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और विटामिन की मात्रा पाई जाती है, सब लोग जानते हैं। और इसके जो पुआल का उपयोग है, पुआल तो जानते होंगे आप लोग, पुआल नहीं जानते हैं तो याद रखें, पुआल का मतलब होता है जैसे आपकी धान की फसल है उससे आपको दाना या जो भी अलग कर लिया आपने, बाकी जो बचा हुआ पदार्थ है वो पुआल कहलाता है। क्या कहलाता है? पुआल कहलाता है। तो पुआल का उपयोग क्या करते हैं? पशुओं के लिए तथा कांच के बर्तनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कांच के बर्तनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम इसी पुआल का उपयोग करते हैं जिससे कांच के बर्तन फूटते नहीं हैं। ठीक है, चलिए तो आर्थिक महत्व भी क्लियर हुए। तो 12 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। धान से संबंधित कैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा तो आप लोग बिल्कुल इसको इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब हमने आपसे कहा है कि हम लोग 2 फसल ले गए हैं आज, 2 फसलें। एक तो आपकी धान की फसल कंप्लीट हो गई, आगे हम बात करेंगे मूंग की फसल की। चलिए मूंग की फसल भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट आपकी दूसरी फसल है बच्चों, मूंग की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिएगा। तो मूंग की जो फसल है इसका निम्न बिंदु आपके वही के वही रहेंगे, देख लीजिए। वानस्पतिक नाम एवं कुल, वानस्पतिक नाम एवं कुल के बाद उत्पत्ति स्थान, जलवायु, भूमि एवं भूमि की तैयारी, उन्नतशील किस्में, खाद एवं उर्वरक, बीज दर, बुआई का समय, बीज उपचार, सिंचाई, कीट एवं रोग, रुपए और आर्थिक धन। तो आपके बिंदु तो वही के वही हैं, बाकी क्या क्या चीज़ बदली है वो देखिए आप लोग। सबसे पहले वानस्पतिक नाम, और मूंग का वानस्पतिक नाम है बिगना रेडियोटा। क्या है? बिगना रेडियोटा। अंडरलाइन लगाना ना भूलें आप, बॉटनी करने में विशेष याद रखना। कुल की बात करें तो कुल है इसका लेग्यूमिनेसी, और दाल वाली फसलों का जो आपका कुल होता है वो है लेग्यूमिनेसी। उपकुल की बात करें तो उपकुल है आपका पेप्लियोनेसी, विशेष याद रखना। उपकुल कौन सा है? पेप्लियोनेसी आपका इसका उपकुल है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहेगी। आगे बात करें उत्पत्ति स्थान, तो आपकी मूंग का उत्पत्ति स्थान है भारत। मूंग का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? भारत या इंडिया इसका ओरिजिन है। भूमि की बात करें तो धान की जिस प्रकार की भूमि चाहिए उसी प्रकार की हमारे लिए खेत की भूमि, मूंग के लिए खेती चाहिए, भूमि चाहिए सॉरी। मूंग के लिए वैसे तो सभी प्रकार की भूमि उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे जीवांश पदार्थ वाली चिकनी दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य हो, वहाँ पर इसको सर्वोत्तम इसके लिए मिट्टी मानी जाती है। तो जिस प्रकार से धान के लिए आपकी 4 से 6 पीएच वाली मिट्टी चाहिए थी, उसी प्रकार मूंग के लिए 7 से 7.5 के मध्य जो मिट्टी है वो सबसे बेहतर मानी जाती है। तैयारी की बात करें तो 1 जुताई मिट्टी वाले हल से
तथा 2 से 3 जुताई देसी हल से करके भूमि को भुरभुरा बनाकर पाटा लगाकर समतल बना लेना चाहिए। जी हाँ, भूमि की तैयारी में क्या है, 1 जुताई मिट्टी वाला डल से 2-3 जुताई देसी हल से करके भूमि को भुरभुरा बनाकर समतल बनाकर उसको क्या कर लेना चाहिए, समतल बना भुरभुरा कर समतल बना लेना चाहिए। आगे बात करें हम जलवायु की, तो मूंग की फसल के लिए जलवायु, क्योंकि ये खरीफ ऋतु की फसल है तो इसके लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु, गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जहाँ पर वार्षिक वर्षा 60 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहाँ पर हम मूंग को आसानी से उगाया जा सकता है। तो जलवायु भी सिंपल है, सेम टू सेम आपकी जलवायु है बिल्कुल जैसे हमने धान में पढ़ी थी, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है, एक फसल को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया तो दूसरी फसल में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बात करते हैं उन्नतशील वैरायटियों की, तो उन्नतशील वैरायटियों का एक फंडा है सीधा सा कि यदि इनको आपको याद रखना है, मोहिनी, कॉपर गाँव, कृष्णा 11, पूसा बैसाखी, इंपोर्टेंट वैरायटी है पूसा बैसाखी, जवार 45, पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, ये आपकी मूंग की विभिन्न वैरायटी हैं जिनको आपको कम से कम 5 याद होना चाहिए। खाद उर्वरक की यदि बात करें तो धान के लिए ये आपका मूंग का है, तो मूंग के लिए आपकी कैसी चाहिए, 200 कुंटल गोबर की खाद बुवाई से 1 महीने खेत में पहले डाल देना चाहिए। इसके लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, विशेष याद रखें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन इसलिए कम देते हैं क्योंकि जो दाल वाली फसलें होती हैं इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और यह जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, इसलिए हमको नाइट्रोजन की कम देने की आवश्यकता होती है। 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम ही पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटास की संपूर्ण मात्रा बुवाई के समय देना है। शेष नाइट्रोजन को आपको 1 से 2 बार में छिड़क करके खेत में दे देना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, खाद एवं उर्वरक है जो कि हमको जो आपकी मूंग की फसल है इसमें देना है, ठीक है। चलिए आगे यदि हम लोग बात करें बीज दर की, तो बच्चों खरीफ की ऋतु में यदि हम मूंग को बोते हैं तो 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, और यदि जायद है यानी गर्मियों में यदि हम लोग इसकी बुवाई करते हैं तो इसके लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपके बीज की आवश्यकता होती है मूंग के बीजों की। बुवाई का समय 15 जून से 15 जुलाई है, सिंपल सी बात है, खरीफ ऋतु की फसल है और सभी खरीफ ऋतु की जो बुवाई का समय रहता है वो रहता है 15 जून से 15 जुलाई। बीज उपचार की याद रखना, मूंग के बीजों को उपचारित करने के लिए कैप्टान या थायराम फफूंदनाशी दवा का प्रयोग करते हैं और बीजों को उपचारित करने के लिए 2 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करेंगे, जिसमें हम लोग राइजोबियम कल्चर से भी क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। ध्यान रखें राइजोबियम कल्चर क्या होता है, राइजोबियम कल्चर एक कल्चर होता है जिसमें आपके क्या पाए जाते हैं, जिसमें आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि वायुमंडल से क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो बीज उपचार किस प्रकार से करना है, आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। पहले फफूंदनाशी दवा, कौन कौन सी दवा है आपकी, कैप्टान थायराम है, मात्रा कितनी 2 से 3 ग्राम दवा की मात्रा और प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हमको उपचारित करना है। इसके बाद हम लोग राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करेंगे, राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के बाद फिर हम इसका बुवाई के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों सिंचाई की बात करें, सब लोग जानते हैं सिंचाई के बारे में। सिंचाई की यदि हम लोग बात करेंगे बच्चों, मूंग की फसल खरीफ ऋतु की फसल है, इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, क्योंकि पानी बरस जाता है, सिंचाई की आवश्यकता तो होगी नहीं, लेकिन लंबा सूखा पड़ने पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर देना चाहिए। बिल्कुल आपके धान की जैसी है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए सिंचाई में। इसके बाद कीट, तो फली छेदक, दीमक, सफ़ेद मक्खी, कंबल कीट, ये आपके महत्वपूर्ण कीट हैं जो कि आपकी मूंग की फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। यदि हम नियंत्रण की बात करें बच्चों, तो नियंत्रण हम किस प्रकार से करेंगे देख लीजिए। इंडोसल्फान 35 cc या DDT, BSC, हेप्टाक्लोराइड में से कोई भी दवा आप ले लीजिए, 1 से 1.5 लीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको क्या कर देना है, छिड़काव कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग कीटों का नियंत्रण भी कर सकते हैं। आगे यदि हम बात करें रोगों की, तो रोगों में देख लीजिए इसका जो महत्वपूर्ण रोग है वो है पीला मोजिक रोग। बच्चों पीला मोजिक जो रोग लगता है रोग वायरस के द्वारा लगता है और इस रोग के कारण क्या होते हैं, पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जिससे बाद में ये फूल एवं फलियों बनती नहीं है और इस रोग को फैलाने का कार्य करता है सफ़ेद मक्खी। तो सफ़ेद मक्खी इस रोग को फैलाने का काम करती है। एक पौधे से दूसरे पौधे में यह रोग आपका सफ़ेद मक्खी व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलता है। अब इसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे, सबसे पहला तो रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। क्या करना चाहिए, किसी भी आपके पौधे में यदि लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको क्या करें, उखाड़ करके नष्ट कर दें। दूसरा है सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद मक्खी ही इस रोग को फैलाने का काम करती है, इसलिए हम लोग इस सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण कर देना चाहिए। रोग प्रतिरोधी जातियाँ बोना चाहिए, मतलब इस प्रकार की वैरायटी हमको बोना चाहिए जिससे में ये रोग नहीं लगता हो बच्चों, जिसमें यह रोग नहीं लगता हो। यदि हम लोग आगे बात करें
पौधगलन दूसरा आपका जो रोग है पौधगलन, इसको हम लोग जड़गलन भी बोलते हैं। यह रोग दलहनी फसलों में किसके द्वारा लगता है बच्चों? है रोग आपका दलहनी फसलों में फंगस के द्वारा लगता है, कवक के द्वारा फैलता है और इसके कारण पौधे की जड़ क्या होती है? गल जाती है। पौधे की जड़ क्या होती है? गल जाती है। ठीक है, तो बच्चों 2 रोग हमने पढ़े, पीला मोजक और पौधगलन। अब इसके हम बात करें तीसरा रोग की, पत्ती का पर्ण दाग रोग। पर्णदाग जो रोग होता है, पर्ण यानी पत्ती में ये धब्बा लगाता है, इस मूंग की कवक के द्वारा फैलता है इस रोग का कारण, और पत्तियों पर क्या होता है? इसमें भूरे दाग बन जाते हैं बच्चों। मूंग की फसल में इस रोग के कारण क्या होता है? भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। ठीक है ना। और यदि हम इसके नियंत्रण की बात करें, दोनों जो रोग थे आपके फंगस से लगने वाले, तो दवा वही है, आपको पता होगा, डायथेन M45 एवं डायथेन 78, ये आपकी दवा है। डायथेन M45 और डायथेन 78, इन दवाओं का आपको क्या करना है? छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। उपज की बात करें तो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आपको क्या प्राप्त हो जाती है? उपज प्राप्त हो जाती है। ठीक है। आर्थिक महत्व की अगर हम बात करें तो दलहनी फसल है, सब जानते हैं मूंग, और इसकी दाल का उपयोग हम भोजन के रूप में किया जाता है, और मूंग का भूसा पशुओं को खिलाया जाता है, और इसकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि वायुमंडल से क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थगन करता है। मतलब ये आपका आर्थिक महत्व भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी मूंग की फसल। मूंग की फसल जल्दी जल्दी मैंने इसलिए बता दी क्योंकि सेम टू धान के जैसी है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीज़ें अलग हैं, उनको आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। तो बच्चों इसमें इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, आगे हम कल बढ़ेंगे। जब तक के लिए बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कहीं किसी को यदि समस्या आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।